हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसके पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त करी और वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको अच्छी तरीके से हमने समाप्त किया और उससे संबंधित क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आशा करता हूँ। तो उसी से प्रोत्साहित होकर, वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रोत्साहित होकर और आप लोगों के सजेशन और रिक्वेस्ट के बाद हमने इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया है। और यहीं काफिला नहीं रुकेगा, यहीं कारवां नहीं रुकेगा, अब तो भैया मंजिल तक ले जाऊंगा आपको। इस अध्याय को समाप्त करने के बाद 15 दिन करीब ये अध्याय चलेगा, टॉपिक चलेगा, बड़ा टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग उत्तर भारत के इम्पोर्टेंट प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इस तरीके से विश्व इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास या दक्षिण भारत के राजवंश और उत्तर भारत के राजवंश को जब हम पढ़ लेंगे कंप्लीट तीनों सेगमेंट, तो फिर भारत के इतिहास को समझने में हमें बहुत समस्या नहीं होगी, है ना। वो तो सब जानता है भारत का इतिहास, लेकिन ये 3 सेगमेंट हैं जो जनरली बुक्स में कम मैटर मिलते हैं या यूट्यूब वगैरह पे भी कम मैटर मिलते हैं। बहुत सारे टीचर इन सेगमेंट को पढ़ाने से बचते हैं, लेकिन मैं बचूंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ाऊं, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड में, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये मेरा डे 1 से ही वादा रहता है और ये वादा लास्ट तक बना रहेगा। ये कमिटमेंट टूटेगा नहीं, टूटने नहीं पाएगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे ताकतवर डायनेस्टी चोल वंश साउथ इंडिया की, जिसका नाम है चोल वंश। नाम पक्का सुना होगा अगर आपने भूले भटके खुदा न खास्ता कभी पढ़ा होगा दक्षिण भारत का इतिहास। तो चोल वंश जो था उसका उदय या वो जो चरम सीमा पर पहुंचा, सबसे ताकतवर टाइम पीरियड चोल वंश का, वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में था। 8 से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच में, मतलब 850 में इसकी स्थापना होती है और इसका पतन, इसका डिक्लाइन 1279 में हो जाता है। चोल वंश ने पल्लवों को डिस्ट्रॉय करके, पल्लव डायनेस्टी को रिमूव करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया था और आगे चल के चोलों को पांड्य डायनेस्टी ने, पांड्य वंश ने रिमूव किया और अपने आप को स्थापित किया। तो अगर पूछ ले कि प्रीसीडर, पूर्ववर्ती कौन था चोलों का, तो याद रखना पल्लव, और अगर पूछ ले सक्सेसर तो वो पांड्य थे। हुआ क्लियर। फाउंडर, संस्थापक कौन था चोलों का, तो वो था विजयालय। और अंतिम राजा कौन था, लास्ट एम्परर, तो वो था राजेंद्र थर्ड। इतना हुआ क्लियर। और तो आपको पूरी लिस्ट दी गई है, मन करे तो पूरा नोट कर लो, लेकिन समझ में पूरा नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस जिस पार्टिकुलर राजा से, वहाँ से मैं करवा दे रहा हूँ। हाँ, फिर भी आपका मन है नोट करने का, बढ़िया नोट्स बनाने का, तो बना सकते हैं। इसी तरीके से हर डायनेस्टीज का जो क्रोनोलॉजी होगा, जो राजाओं का क्रम होगा, उसको मैं डिटेल में विद टेन्योर करवा दूंगा टाइम पीरियड के साथ। ओके, तो स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में चोलों की जो कैपिटल थी वो उपगपुर या उरैयूर थी। याद रखना है, सुना होगा त्रिचनापल्ली, सुना है क्या? त्रिचनापल्ली साउथ में है, तो त्रिचनापल्ली के समीप ही उपगपुर या उरैयूर इनकी शुरुआती कैपिटल थी चोलों की। ठीक ना, इनकी कोई एक कैपिटल नहीं थी कि परमानेंट वही कैपिटल बनी रही, समय के साथ इनकी कैपिटल, राजधानी चेंज होती गई। इसके अलावा भी चोलों ने राजधानी बनाई, तो वो राजधानी थी तंजाउर। आगे बताऊंगा आपको कि तंजाउर में प्रसिद्ध राजराज अभी एक राजा आएगा, इसने ना बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? राजराजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण तंजाउर में किसने करवाया? इसी ने करवाया। विराट शिव मंदिर है, लगभग 70 फीट ऊंचा है ये। और
याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक। तो याद रहेगा ना। और समय के साथ इसकी राजधानी चेंज होती रही, बदलती रही। तो उरैयूर या उपकपुर के अलावा चोलों की राजधानी तंजावुर रही। तंजावुर के अलावा इनकी राजधानी कांची, सुना होगा आपने साउथ में, कांची रही। कांची के अलावा गंगईकोंड याद रखना, गंगईकोंड लिख लेंगे। अब साउथ का कुछ नाम है जो बड़ा अजीब होता है, हाँ, ये तो हमारा आपका दुर्भाग्य है, क्या करिएगा। गंगईकोंड चोलपुरम, ये भी इसकी राजधानी थी। कांची लिख ही लेंगे आप, कांची, या फिर और एक राजधानी थी तंजावुर। ओके। तो अगर पूछ ले कि उरैयूर या उपकपुर के अलावा चोलों ने राजधानी बनाई, ऑप्शन में तंजावुर, कांची, गंगईकोंड चोलपुरम होगा, तो वही सही है। ओके। तो जो चोल थे ना, या चोल जो राजा थे, जनरली वो शैव मतावलंबी थे। एक्चुअली साउथ इंडिया में दो संप्रदाय हो गया था। एक था शैव संप्रदाय, जो भगवान शिव को श्रेष्ठ मानते थे, उनकी आराधना पूजा करते थे। दूसरा था वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उनको अपना आराध्य मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। तो इस तरीके से दो पार्ट में बढ़ जाते हैं साउथ इंडियन लोग अपने गॉड को लेकर, एक शैव मतावलंबी, एक वैष्णव मतावलंबी। तो शुरू के स्टार्टिंग के जो राजा रहे, उन्होंने वो पूरी तरीके से शैव रहे। आगे चल के कुछ राजा हुए जो वैष्णव धर्म को भी प्रमोट करते हैं। और एक राजा था, उसने तो अति कर दिया था, उसका नाम था कुलोत्तुंग सेकेंड। ये कुलोत्तुंग सेकेंड, कुलोत्तुंग द्वितीय ने क्या किया था, साउथ में जगह चिदम्बरम। ओके। तो चिदम्बरम में एक इसने विराट मंदिर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया, नटराज मंदिर का निर्माण करवाया। और नटराज मंदिर के प्रांगण में ही विष्णु वो था, क्या नाम है, मंदिर था, विष्णु मंदिर था या वैष्णव मंदिर था। तो भगवान विष्णु या भगवान वैष्णव की मूर्ति को इसने तुड़वा दिया और तुड़वा कर समुद्र में फेंकवा दिया। समझ पा रहे हैं आप? तो इतना बड़ा दुर्दान था कुलोत्तुंग द्वितीय, जिसने वैष्णव धर्म के खिलाफ ऐसा एक्शन उठाया। ओके। तो ये भूलना नहीं है, ऐसे पॉइंट तो याद रखना है। विजयालय खुद एक बहुत बड़ा, स्वयं एक बहुत बड़ा शैव मतावलंबी था, और इसने कावेरी नदी के दोनों तरफ, साउथ में बहती है ना कावेरी नदी, तो कावेरी नदी के दोनों तरफ बड़े बड़े विराट शिव मंदिरों का निर्माण करवाता है। तो कावेरी नदी एक प्रमुख नदी थी, कहाँ, चोल डायनेस्टी में। ओके, अभी भी है। तो किसने वैष्णव धर्म के अगेंस्ट बहुत सारे एक्शन लिए और भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया? कुलोत्तुंग सेकेंड। किसने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजराज प्रथम। हुआ क्लियर? सबसे प्रतापी, सबसे महान राजा चोल वंश में यही था, राजराज प्रथम, जिसने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। भूलना नहीं है। शैव संप्रदाय के जो गुरु थे वो थे आदि शंकराचार्य, नाम सुना होगा, जिन्होंने मायावाद या आत्मा को के बारे में अपने सिद्धांत विचार रखे हैं। आगे चल के इनके आत्मा और मायावाद का खंडन करेंगे, अपोज करेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक होंगे रामानुजाचार्य या रामानुज। तो ये तो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना। शैव गुरु कौन थे? शैव संप्रदाय के आदि शंकराचार्य, और वैष्णव संप्रदाय के तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। और आदि शंकराचार्य ने किस दर्शन, किस फिलॉसफी, किसकी फिलॉसफी दी थी? तो सुना होगा अद्वैतवाद, सुना है ना? तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलते हैं। अद्वैतवाद का दर्शन आदि शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने बहुत ज़्यादा क्या किया? अपोज किया था, विरोध किया था आदि शंकराचार्य के दर्शन को, सिद्धांत को। और इसी कारण से धीरे धीरे धीरे
11वीं सदी तक पूरे भारत में फैलने लगा रामानुजाचार्य का विशिष्टावाद दर्शन। ओके, तो दो संप्रदाय याद रहेंगे, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, दोनों के गुरु मैंने बता दिया। हाँ, और दोनों की विशेषता मैंने बता दी। अब अगर हम बात करें चोलों की, तो जो चोल डायनेस्टी थी वो रूरल अर्थव्यवस्था थी, वो रूरल इकोनॉमी थी, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर जो प्रशासनिक इकाई थी उसको याद रखना मानिक राम या नानदेशी कहा जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी चोल डायनेस्टी में, उनको क्या कहा जाता है, तो भूलना मत, मानिक राम, मानिक राम। और दूसरा कौन है, नानदेशी। तो याद रहेगा ना, ये इंग्लिश में भी यही रहेगा और हिंदी में भी यही रहेगा। तो मानिक राम और नानदेशी चोल डायनेस्टी में प्रशासनिक इकाइयां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। चोल वंश में व्यापारियों या चोल साम्राज्य में व्यापारियों को समूह को क्या बोलते थे, श्रेणी। क्या बोलते थे, श्रेणी। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलेंगे। तो श्रेणी वाज द ग्रुप ऑफ मर्चेंट इन चोल डायनेस्टी। श्रेणी जो थी वो चोल डायनेस्टी में व्यापारियों के समूह को कहते थे। भूलना नहीं है। और चोल वंश का संबंध चाइना से भी था, मतलब चाइना में एक डायनेस्टी थी, तांग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, तांग। चाइनीज क्रांति मैंने बताया भी था, तांग डायनेस्टी, इंग्लिश में तांगा हो जाएगा, है ना। तो तांग डायनेस्टी ऑफ चाइना वाज कंटेम्परेरी ऑफ चोल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया या इंडिया। चाइना की जो तांग वंश था वो किसके समकालीन थी, भारत के चोल वंश के समकालीन थी। और चोलों का व्यापार चाइना से भी होता था, तांग डायनेस्टी से भी होता था। ओके, और लगभग एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का एक ही था, चाहे वो तांग डायनेस्टी का हो चाहे वो चोल डायनेस्टी का हो। तो चोलों से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर पूछ लिया जाए बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर किस शैली किस स्टाइल में बनाया गया है, तो द्राविड़ शैली। याद रखना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे आप पढ़ेंगे गांधार शैली, मथुरा शैली, है ना। तो एक है आपका द्राविड़ शैली, द्राविड़ शैली। तो वो ये जो द्राविड़ शैली है ये याद रखना है। द्राविड़ शैली चोलों की प्रमुख शैली थी और जिनका एग्जाम्पल हम वहाँ की आर्किटेक्ट स्थापत्य, मूर्तिकला या फिर भवन निर्माण कला में देखते हैं। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे एक राजधानी है ना ये गंगैकोंड चोलपुरम, यहाँ पर भी आगे चल के चोल राजा ने भी एक बड़ा मंदिर बनवाया, विराट शिव मंदिर बनवाया। तो सर चूँकि ये लोग ऑलमोस्ट मोस्टली अधिकांशतया शैव मतावलंबी थी, इसीलिए भगवान शंकर की मूर्तियाँ इन्होंने बहुत बनवाई, भगवान शंकर मंदिर बहुत बनवाए। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। द्राविड़ शैली चोलों की प्रमुख शैली थी। हाँ, तो ये नोट करना हो तो नोट कर लें। अभी आप जूम करके या फिर पॉज करके नोट कर सकते हैं। पूरा ये क्रोनोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, विजयालय के बाद, विजयालय बहुत ताकतवर राजा नहीं था, लेकिन इसके बाद इसका लड़का आदित्य प्रथम ने चोल वंश को एक मजबूती दी और वही काम परांतक प्रथम फर्स्ट भी करता है। सबसे ज़्यादा महान राजा राज था, ये लोग उतने महान नहीं थे। और यही कारण था धीरे धीरे चोल वंश कमज़ोर होता जाता है, जिसका फायदा पांड्यों ने उठाया और पांड्य डायनेस्टी ने फिर अपने आप इनको हटाकर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। तो पूरा ये नोट कर लें चोल वंश का इतिहास। आगे मैं दक्षिण भारत के किसी दूसरे वंश का इतिहास नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ आपको। थोड़ा सा बोरिंग होता है ये दक्षिण भारत का इतिहास, इससे इंटरेस्टिंग होगा उत्तर भारत का इतिहास, लेकिन इनका थोड़ा सा कम होता है, बोरिंग। तो भावनाओं को समझना है, मेन पॉइंट केवल नोट करना है, एकदम मास्टर नहीं बनना है, नहीं तो भाई साहब दिमाग चकरा जाएगा आपका और मेरा दोनों का। तो नोट कर लें ये सब।